आपके प्रॉपर्टी इसके अंदर में, तो मैं ओके आप दे दो। इसमें जो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है ना इसके अंदर में वैलिडेशन में, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा करप्शन है इसके अंदर में। लोगों को नीचे करप्शन की ओपन एक स्पेस दिया हुआ होता है कि नहीं होता है ऐसा? जैसे हम लोग भी हमेशा ट्रायल करते ही रहते हैं, परंतु क्या है, जो हमारा डाइकोट है ना वो सही है ना, केम ट्रेंड हमारे पास चल रहा है। और ये 413 के लिए अभी किसका ट्रायल किया? अभी विकर का ट्रायल किए थे। विकर में होगा ट्रबोकास्ट किया था, वो भी ठीक है। तो उसमें हमने एडीसी 12 मेटल में चलाया था, सही परफॉर्म किया। परंतु जो A413 का मेटल के लिए कैम ट्रेंड बेस्ट। अच्छा मान लो मेरी तरफ से मैं लास्ट करता हूँ ये क्वेश्चन पूछ के ना, फिर आप लोग जो भी आप क्वेश्चन है आपके आप पूछना मेरे को। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको आपकी कंपनी का, सनबीम की बात नहीं हो रही है, महावीर की बात नहीं हो रही है, आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आपको प्लांट हेड बना दिया जाता है। मतलब प्लांट हेड डेफिनेशन का मतलब है कि आपको अथॉरिटी वाला पर्सन बना दिया जाता है प्लांट में। तो आप डाइकास्टिंग के प्लांट के अंदर में, अपने डाइकास्टिंग के प्लांट में ऐसे क्या 5 चेंजेस करोगे कि भाई मैं तो इस तरीके से चलाऊंगा ये डाइकास्टिंग का प्लांट? सबसे पहले सर सेफ्टी पे काम करेंगे। ओके। जैसे एग्जॉस्ट हो गया प्लांट के अंदर जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह, जैसे एग्जॉस्ट हो गया। दूसरा, मैन पावर जो भी हमारा है वो हमेशा रिसाइकल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ऑपरेटेड ये है, कुछ दिन बाद इसको हटा दे, चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। उनके सस्टेनेबिलिटी, मैन पावर सस्टेनेबिलिटी पे काम करो। वेरी गुड। ताकि हमें बाद में, जैसे अभी यही कास्टिंग सही चल रही थी और नए बंदे आने के बाद वो कास्टिंग गलत आना शुरू हो जाता है, चलाने का भी बहुत फर्क पड़ता है। वेरिएबल है ना, क्योंकि मैन पावर वेरिएबल है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको थोड़ा सा हमारे हिसाब से खत्म करना चाहिए। ठीक है, कम से कम कांटेक्ट पे लेना चाहिए बंदे को कि 5 साल ये बंदा काम करेगा। मतलब उसको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि तेरे को कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तेरा यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर है। 5 साल तक या 10 साल तक जो भी है उतने दिन काम करना है उस बंदे को। करेक्ट। दूसरा, जो भी हम जैसे डाई ले रहे हैं या मशीन ले रहे हैं, तो उसको हमको बीच में मतलब गैप ऐसा रहना चाहिए ताकि काम करने में हमें, जैसे उस मशीने पे चल रही है, बगल में कोई मशीनें चल रही है, अब डाई ट्रायल कर रहे हैं, किसी भी कारण से फ्लैश मार रही हो, ट्रायल में दिक्कत होती है, तो उसकी साइड में 2 मशीनें होती है, वो दोनों भी उससे वो होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। इसके भी शॉर्ट्स कम होते हैं, उसके भी शॉर्ट्स कम होते हैं, प्रोडक्शन दोनों का गिर जाता है। इसके कारण हमारा 3 मशीन का प्रोडक्शन गिर गया। ट्रायल चल ही रहा है, चल ही रहा है, और 2 हमारा और इससे इंटरप्ट हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी। बीच में बीच में ऐसा गैप होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीसरा काम ये है, जैसे हमारे चौथा काम ये है, जैसे हमारा एक मैन पावर का हो गया और एक ये डाई ट्रायल वाला। चौथा हमारा ये काम है, जैसे ज्यादा सामान वेस्ट हो रहे हैं। जैसे हमने कोई इक्विपमेंट लिया काम करने के लिए, उससे काम किया, उसको वहीं छोड़ दिया। जैसे ग्लव्स हमें मिले, ऑपरेटर भी गलती करते हैं, जैसे कोई भी उसको पीपैप मिला, उसको यूज किया, फेंक दिया, उसको खराब होने से पहले उसने उसको फेंक दिया, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, उसको कोई रिस्पॉन्स है वो नहीं है। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। जैसे हमने ग्लव्स यूज किया, आफ्टर यूज उसी मशीन पे उसको सबमिट कर देना है हमको साइड में। जैसे इक्विपमेंट है, कोई भी चीज हमने कोई भी चीज ऐसे उठाया, यहाँ से उठाया, हमें यहाँ रखना है। हमने अपना जहां भी काम किया, आफ्टर यूज उसको साफ करके उसको वहीं रख देना है। बट जैसे जो पीपी की बात बता रहे हो, जितने पीपी मिलते हैं, चाहे गॉगल है, चाहे ग्लव्स है, चाहे हेलमेट है, तो सेफ्टी शूज, हर मशीन पे, जैसे हर मशीन पे एक वो स्टैंड होना चाहिए, आफ्टर यूज हम वहीं पे उसको रखें। जैसे ग्लव्स होना चाहिए या फिर एक लॉकर दे देना चाहिए इन ऑपरेटर को? नहीं, लॉकर में क्या होगा कि वो उस बंदे का हो गया, वो पर्सनल हो गया। हाँ, उस बंदे का पर्सनल हो गया। हो जाने दो। नहीं, हम ऐसा करेंगे कि स्टैंड रखेंगे मशीन पे ही, ग्लव्स है, ग्लव्स वहां रख दिए, हेलमेट है वहां टांग दिए, कोई पीपीएफ है, कुछ भी है उसको वहां लगा दिए। जो लॉकर में क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें ये है कि जैसे लॉकर में क्या दिक्कत लग रही है? लॉकर में जैसे एक ऑपरेटर, एक मशीन पे 6 ऑपरेटर है, तो हमको 6 देना पड़ेगा हेलमेट। ठीक है, 6 देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हम एक ही देते हैं, 2 ही देते हैं, तो 2 ही में काम चल गया हमारा, 6 तो नहीं यूज हुआ ना। कल को हमें ऑपरेटर चेंज हुआ, वो लॉकर उसके हैंड ओवर हो जाएगा।
नहीं, किसी भी कारण से उस ऑपरेटर ने छुट्टी किया। नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये लॉकर जो है कहीं पे एक सेपरेट जगह बाहर में दे दें कि वो आए और जाए तो अपने लॉकर में सामान रख के जाए, सिंपल। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते तो हैं। उससे क्या होगी, उससे ओनरशिप आएगी मेरे हिसाब से। और खुले में अगर मशीन के पास हम दे देंगे एक चीज, तो कि मशीन की पेरीफेरी खराब होगी, दूसरा उसके अंदर में जो भी वो हेलमेट टांगेगा या कुछ भी अपना टांगेगा तो वो खराब ही होगा उसके अंदर। और दूसरा तो उसके अंदर में एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेटर हूँ और मैं जब कंपनी से जाना चाहता हूँ या अपने घर से जब कंपनी आना चाहता हूँ, तो मैं नहीं आना चाहता हूँ उन सेफ्टी शूज के अंदर में, ठीक है। तो क्योंकि मैं जब मशीन पे काम कर रहा हूँ, सेफ्टी शूज गंदे भी होते हैं, ऑयली भी होते हैं, है ना। तो मैं उसको वहीं रख के जाना चाहता हूँ और आने पर वो वहीं पहनना चाहता हूँ। तो वो सारे के सारे एक मेरे सेपरेट लॉकर में रखा है मेरा सामान, ठीक है। ठीक है, आगे। और जैसे और 5वां पॉइंट है कि हमें 5S पूरा मेंटेन करना है ताकि काम करने में डिस्टर्बेंस ना हो। ये सबसे मतलब वो है, नेसेसरी है, नेसेसरी बेसिक चीजें, बेसिक चीज है। और बिल्कुल बेसिक पे ही सबसे पहले हमें काम करना चाहिए, रेदर देन कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी और उनको अडेयर करने में टाइम लगाएं। सबसे पहले बेसिक हमें ठीक करना, बेसिक पे काम करने के बाद फिर हमें कॉस्ट सेविंग पे काम करना है। और मेरे ख्याल से फिर आपको अलग से कॉस्ट सेविंग पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपने बेसिक ही ठीक कर दिए होंगे आपने, तो जैसे टूल्स बहुत सारे गायब हो जाते हैं। ऐड करूंगा सर, ऑपरेटर को डेली ट्रेनिंग का पार्ट तो भूल ही गए, बिल्कुल सही बात है। डेली ट्रेनिंग दो, और उसको कंफर्ट जोन के साथ साथ उसको इन्वायरमेंट ऐसा दो कि वो कंफर्ट जोन में काम करे, कंफर्ट जोन और डिसिप्लिन में। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन मतलब उसको माहौल एटमॉस्फेयर ऐसा दो कि वो फ्री माइंड काम करे, गलत भी करे वो भी सही जगह करे, मतलब आपसे शेयर कर सके, चाहे गलत चीज की हो गई है उससे तो भी डरे ना हो, और डिसिप्लिन में। ठीक है भाई, मेरे तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत अच्छी जो है ना बातचीत रही। अब आप पूछ सकते हो मेरे से, क्या है? ये ना मेटल प्रेशर, जैसे हमारा मेटल प्रेशर होता है और कास्टिंग प्रेशर होता है, तो ये क्या चीज है? मेटल प्रेशर और कास्टिंग प्रेशर दोनों ही एक ही चीज है। एक ही चीज है। मेटल प्रेशर और कास्टिंग प्रेशर एक ही चीज है। जो क्वेश्चन बनना चाहिए यहाँ पे वो ये बनना चाहिए कि मेटल टेम्परेचर और कास्टिंग प्रेशर, मतलब आफ्टर, मतलब चेंज ऑफ मेटल प्रेशर टू कास्टिंग प्रेशर। नहीं, मतलब हर एक मेटल टेम्परेचर पे कास्टिंग प्रेशर हमारा क्या होगा? जैसे मेटल का टेम्परेचर हमारा अगर 650 है या 700 है, तो हर डिग्री पे, हर टेम्परेचर पे वेरी करेगा हमारा कास्टिंग प्रेशर। मेटल टेम्परेचर अलग हो गया, मेटल प्रेशर पूछ रहा हूँ। मेटल प्रेशर और कास्टिंग प्रेशर एक ही चीज है, जो कि हमारी कैविटी के थ्रू जो है हमारे प्लंजर पे जो है लग रहा है ना। ये रिएक्टिव प्रेशर है, रिएक्टिव प्रेशर। और एक्टिव प्रेशर क्या है हमारा? जो हमारा आईपी है, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर। तो इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जो हमारा मल्टीप्लायर पे लगता है, ठीक है, इंजेक्शन पिस्टन पे जो लगता है हमारा एंड ऑफ द शॉट जो है, वो फिर हमारा प्लंजर के थ्रू जो डिलीवर होता है हमारे बिस्किट पे, वो बिस्किट के ऊपर में इतना प्रेशराइज करता है कि वो आगे रनर वगैरह के थ्रू जो है कैविटी तक पहुंचाता है ना। तो वो जो जा रहा है कैविटी के थ्रू, जो रिवर्स पूरी कैविटी के थ्रू जो है प्रेशर लग रहा है हमारे प्लंजर पे, वो रिएक्टिव प्रेशर जो है वो कास्टिंग प्रेशर और मेटल प्रेशर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं बता रहा था ना बनना चाहिए, वो ये बनना चाहिए कि डिफरेंस किस में होना चाहिए? एक्यूमुलेटर प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर और कास्टिंग प्रेशर, ठीक है, इनके अंदर में। तो मेटल प्रेशर और कास्टिंग प्रेशर एक ही है। और हमें ये पूछना था कि जैसे हमारे मशीन में जैसे हमने कास्टिंग प्रेशर 800 रखा हुआ है, आईपी तो अपने आप जनरेट होता है उसमें, स्लो स्पीड हाई स्पीड हमने ठीक रखा है, और प्लंजर का साइज हमने 70 रखा हुआ है, और हमारी मशीन फ्लैश मारेगा। तो अगर प्लंजर का साइज हम अगर 70 से 80 कर देते हैं तो हमारा फ्लैश बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा मतलब कास्टिंग प्रेशर हमारा सेम है, आईपी डाउन हो गया, आईपी इनपुट में आउटपुट में कम आ रहा है हमारा आईपी, जो आना चाहिए उससे कम आ रहा है। वो तो मुझे पता ही है, कास्टिंग प्रेशर आईपी मतलब प्लंजर का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कास्टिंग प्रेशर का, वो उसका क्या कहते हैं, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर का। तो स्वाभाविक है कि हमारा प्लंजर का साइज बढ़ेगा तो आईपी घटेगा। तो ये सिर्फ मशीन में
आउटपुट ही आ रहा है या फिजिकली भी काम कर रहा है? नहीं, फिजिकली भी होगा, फिजिकली भी होगा। इफेक्ट होगा सर। देखो जो फॉर्मूला होता है आईपी कैलकुलेट करने का, वो आईपी इजिकल टू सीपी, और मल्टीप्लाई में क्या होता है इसके अंदर में, सीपी इक्वल्स टू कर लेते हैं ना, प्लंजर डाया अपॉन में मल्टीप्लायर का डायमीटर, यानी कि इंजेक्शन पिस्टन का डायमीटर का होल स्क्वायर, है ना। अभी अगर मान लो तुमने क्या बोला कि मेरा, अब बताओ मेरे को क्या बोला तुमने, कास्टिंग प्रेशर जो है कम हो जाते हैं? हाँ, नहीं, कास्टिंग प्रेशर सेम रहेगा, आईपी कम हो जाएगा, सेम रहता है। डाया चेंज करने, प्लंजर डाया जो है, प्लंजर डाया हमारा 60 का चल रहा, हमने 70 कर दिया है पैरामीटर में, और फिजिकल में 60 का चल रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसमें पैरामीटर में कितना डाला हुआ तुमने? 70, और फिजिकली चल रहा है हमारा 60। तो फिर डिफरेंस आएगा ना। मतलब मशीन जो उठा रही है ना, मशीन तो जो तुमने वैल्यू इनपुट कही है उसके थ्रू उठा रही है। हाँ, मशीन तो वही जो हमारा एक्चुअल शॉट है, उस शॉट में और जो ये चेंज किया है उस शॉट पार्ट में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ना। देखो क्या मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले तो इस चीज को समझो कि जैसे जैसे प्लंजर डायमीटर तुम कम करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आईपी बढ़ेगा, कास्टिंग प्रेशर बढ़ेगा। आईपी बढ़ा तो कास्टिंग प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। तो प्लंजर डायमीटर कम करेंगे तो कास्टिंग प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो जैसे ही तुमने पहले प्लंजर चल रहा था या फिर जो इनपुट किया हुआ है 70 और एक्चुअल में चल रहा है 60 का, तो जो वो दिखा रहा है मशीन पे उससे ज्यादा जो है कास्टिंग प्रेशर लग रहा है। तो मशीन में कम दिखा रहा है, मशीन में कम दिखा रहा है क्योंकि वैल्यू तुमने कम डाली, गलत डाली हुई है, प्लंजर डायमीटर। तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर हमने 60 का डाया था, 60 का डाया था, फ्लैश मार रही थी 60 के टाइम में, हमने 70 कर दिया, फ्लैश कंट्रोल हो गई, तो पार्ट का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? यस। अब देखो ये मशीन ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया कि मेरे को इसके अंदर में आईपी कितना रखना है। जैसे ही प्लंजर डायमीटर तुमने उसमें 70 किया तो उसने आईपी अपने आप कैलकुलेट किया, जैसे तुम बता रहे थे कि बुलर अपने आप लेती है ना, तो उसने अपने आप लेगी वो आईपी जो है ना वो कम लगाएगी उसके अंदर, जिसकी वजह से फ्लैश नहीं आएगी। इससे फर्क क्या पड़ेगा, पार्ट की क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? पार्ट के अंदर में श्रिंकेज के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो सही नहीं है इसका? नहीं सही नहीं है, पर फ्लैश मार रही थी उससे मतलब ज्यादा था हमारा वो। यही चीज मैनुअल में भी तो करते हैं हम लोग, कंपनसेट करते हैं कि भाई जब फ्लैश मार रही होती है तो हम पी राइज कम कर देते हैं, वाल्व के आईपी के राउंड कम कर देते हैं हम लोग, यही तो काम करते हैं, इंजेक्शन डिले बढ़ा देते हैं, इस तरीके से कंपनसेट करते हैं। वही मशीन ने सीखा हुआ है वहां पे। मशीन को जो वैल्यू बताओगे, हाँ उस केस में नहीं करेगी जब उसको वैल्यू इनपुट नहीं। देखो यहाँ भी तुमने एक लूप होल जो है ना ढूंढ ही लिया मशीन के अंदर में, इतनी सॉलिड मशीन होने के बावजूद भी उसको कंपनसेट करने का ना मेथड ढूंढ लिया तुमने कि हम इसमें प्लंजर डायमीटर गलत डाल देते हैं, इसको उल्लू बनाते हैं मशीन को, तो और अपने आप से वो कैलकुलेट करेगी। कितनी स्मार्ट मशीन को भी तुमने उल्लू बना दिया तुमने, है ना। ओके, पीराइज वीराइज पता है ना, बिल्ड अप टाइम का बता दिया था ना, चेंज फास्ट कास्टिंग टेस्ट। हाँ सर, एक बार फील्ड टेस्ट और प्री फील्ड का एक बार आप बता दो। फील्ड टेस्ट तो हमने अभी बात की ना। फील्ड टेस्ट के अंदर में क्या होता है कि फील्ड टेस्ट हम करते किस वजह से, फील्ड टेस्ट हम करते हैं कि फर्स्ट फेज को वैलिडेट करने के लिए। फर्स्ट फेज की पोजीशन कितनी रहेगी, यानी कि फर्स्ट फेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितनी स्पीड में ट्रैवल करेगा, इसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग जो है ये प्रीफिल टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको प्रीफिल टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई पोजीशन जो है उसमें डाल के देखते हैं कि मेटल जो है गेट पे कितनी पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो यहाँ से हम हाई स्पीड स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं देखना हमें कि गेट पे पहुंच गया है, तो उसके अंदर में आप 10% प्लस करके ही लेके चलो। ठीक है, 10% अगर गेट के ऊपर तक भी लोगे तो उससे क्या होगा, ये चांसेस कम रहेंगे कि टर्बुलेंस के चांस कम रहेंगे किसी शॉट के अंदर में। करेक्ट। और 10% फिल करने से, प्री फिल करने से कोई कास्टिंग के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, और पोरोसिटी के अंदर में पोरोसिटी, गैस पोरोसिटी कम आने में आपको हेल्प मिलेगी उसमें, है ना। और दूसरा है इसमें स्पीड वैलिडेशन जो है, तो स्पीड वैलिडेशन जैसे मैंने बताया कि स्पीड वहां पे जाके वैलिडेट करनी है कि वो जो बिस्किट बनेगा, पूरा बड़ा बिस्किट जो बनेगा, जो गुल्ला बनेगा बड़ा वाला, वो स्मूथ सरफेस के साथ बनेगा, उसके अंदर में एयर के बबल ऊपर नहीं दिखाई देंगे, है ना। प्री-फिल टेस्ट बस इसलिए करते हैं, और ऐसे करते हैं हम लोग। मैनुअल मशीनों के अंदर में थोड़ा सा तरीका ये होता है कि उसमें हम लोग वो वैल्यू जो है डालनी पड़ती है, वो लिमिट स्विच सारे सेट करना पड़ता है। 12 में वो बेस फीड का करा था ना, मैंने करा था।
सर एक मशीन और हमारे पास, क्या पता हो उसमें, होगी तो सागर को तो पता ही रहता, 12 नंबर का, उसमें फील्ड टेस्ट का नहीं ना ऑप्शन। तो उसमें हमने क्या किया, जैसे कोई डे चला रहे हैं उसमें क्या करते हैं हम फील्ड, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है कुछ, उसमें क्या करते हैं हम हमने कहा जहाँ तक बंदे लेना वहाँ वैल्यू लिख दी, वहाँ निशान लगा दिया कि यहाँ तक लेनी है, और ऑटो में क्लोज करके वहीं पर रोक दी, कंफर्म हो गया था कि है नहीं। जैसे ऐसे हमें करते थे। पर देखो कोशिश यही करनी है कि जब भी फील्ड टेस्ट करोगे ना, चाहे मैनुअल मशीनों के अंदर में, चाहे लिमिट स्विच लगा के या फिर पोजीशन के करनी पड़ रही है, तो करना ऑटो मोड में ही है इसको, क्योंकि वो स्पीड जो वैलिडेट करोगे वो ऑटो में ही आएगी। क्योंकि मैनुअल में अगर करते हो उसको, प्लंजर मैनुअल में आगे लेके, तो वो स्पीड मैनुअल वाली ही आएगी, वो फिक्स होती है हमेशा, है ना, उसको चेंज नहीं करना, तो ऑटो में हो गया, वो ऑटो में ही करना है। ठीक है, और क्या है? जैसे सर हम अभी थ्रोटल हॉजिंग की डाई कुछ चल रही है हमारे पास, वो प्रीफिल पे चलाते हैं हम। प्रीफिल का मतलब हम फर्स्ट फेज में ही पूरे कास्टिंग को फिल कर लेते हैं। फर्स्ट फेज में ही पूरे कास्टिंग को फिल करके हाई स्पीड रखते हैं, स्पीड 1 मीटर पर सेकंड लास्ट स्पीड। जैसे हमारे पास स्लो स्पीड थोड़ी हुई है तो फिर नहीं स्लो स्पीड पे रखते हैं। जैसे हम वहाँ पे स्लो स्पीड में 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट रख सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे हम चलाएं तो 100 तक, जैसे हमारा एक्टिव सील लेंथ 500 आया, 490 आया, तो 100 तक हम रखते हैं 0.1। ठीक है, 200 तक या 180 तक 0.2। 100 से 180, हाँ 100 से 180। 180 के बाद 250 तक रखते हैं हम 0.3 या 0.45 कर्व के हिसाब से। कर्व में हम मैच कर लेते हैं फिर कि हमारा कर्व बैंड तो नहीं हो रहा है। फिर वैसे ही 300 पे गए हम तो रख लिए 6 या 7। 350 पे गए तो हमने रख लिया 8.8। 350 पे हमें अगर राइज अप टाइम करना है तो वहाँ रख लिया अपना 1 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद 20 mm का टॉलरेंस पे हम उसको जनरेट कर लेते हैं हाई स्पीड, जितना हमें जनरेट करना है। और उसके बाद हमें 100 के आसपास हम उसको कास्टिंग को हाई स्पीड लेते हैं उसको बस। तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया है, ये तो एक्सेलरेशन में लेके जा रहे हो, एक्सेलरेशन में लेके जा रहे हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अभी इसी पे चला रहे हैं हम कुछ डाई। हाँ देखो बिल्कुल एक्सेलरेशन का ग्राफ बना हुआ है इसका, ठीक है ना सर, और इसमें पैरामीटर भी डाला हुआ है। ठीक है ना, हाँ फिर क्या दिक्कत है? बढ़िया है, इसी तरीके से भरना चाहिए, एक्सेलरेशन में ही भरना चाहिए। और एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन तुम्हारे को किस चीज को लेके हो रही है? जो 1 मीटर पर सेकंड में भर जा रही है ये? नहीं, हमारा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे हम पहले जैसे हम स्लो स्पीड निकालते हैं तो हमारा किसी भी कास्टिंग का स्लो स्पीड 0.23 या 0.2 निकल रहा है। तो हम इस पे स्लो स्पीड हम मैक्सिमम जैसे यहाँ सेट कर रहे थे, हम 0.1 से शुरू किए थे, वहाँ हम 0.8 से शुरू करेंगे। 0.8, 0.12, 0.15, 0.1 या 2, 0.2 या 0.23 ऐसे करके हम सेट कर लिए। और तब हम इसका जो एक्चुअल लेंथ आता है 160 या 140, 150, वो लेंथ रख के हमारा हाई स्पीड रखना है 3.6 या 3.4, वो रखते हैं। हाई स्पीड लेंथ 150 के आसपास रखते हैं। कास्टिंग प्रेशर 800 के आसपास रखते हैं। आईपी डिले टाइम 0.0, फील टाइम जिसको बोलते हैं, फिल अप टाइम 0.05 रखते हैं। तो ये हमारा बेस्ट है या अभी जो हम ये कर रहे हैं ये बेस्ट है? फील्ड टेस्ट बेस्ट जो कर रहे थे वो वाला कि एक स्लो स्पीड, क्रिटिकल स्लो स्पीड कैलकुलेट करी हमने वो फॉर्मूले से, फॉर्मूले से, फिर उस हिसाब से एक पूरा जो है डिस्टेंस हमने 200 mm का उसी स्पीड पे निकाल दिया, है ना, वो था कन्वेंशनल मेथड। ये मेथड जो है मशीनों के अंदर में अपग्रेड होके आया है कि आपको 10 पॉइंट दिए हैं। पहले मशीनों में तो नहीं था, है ना। तो ये मेथड ही इसीलिए सही है। और ये सही क्यों है वो समझो, कि वो जो फॉर्मूला है ना स्लो स्पीड कैलकुलेट करने वाला, वो सिर्फ वैलिडेट है मोर देन 50% फिलिंग रेशियो वाली डाइयों के लिए, जिनमें फिलिंग रेशियो जो है वो 50% से ज्यादा है, तभी कारगर है वो फॉर्मूला जो है। ये तो हमारा फिलिंग रेशियो 50%, 52%, 55% के आसपास है सारे कास्टिंग का। अगर मोर देन 50% है, मोर देन 50% है सारे का, तो आप वो भी रख के चला सकते हो उसके अंदर। और उसका पैरामीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। बट ये जो है ना लो फिलिंग रेशियो वाली डाइयों के लिए मैक्सिमम एयर निकालने के लिए ये एक्सेलरेशन वाला जो मेथड है ये सबसे बेस्ट है। और इसीलिए ये फीचर जो है मशीनों के अंदर में अपग्रेड हो गया है वो। सर एक बार इंटेंसिफिकेशन और कास्टिंग प्रेशर का वो बता दो एक बार दोबारा।
इंटेंसिफिकेशन प्रेशर का और कास्टिंग प्रेशर का जो रिलेशन है वो फॉर्मूला तो मालूम है ना कि तुमको आईपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई बाय हमारा प्लंजर डायमीटर अपॉन के मल्टीप्लायर या इंजेक्शन का पिस्टन का डाय का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपका मशीन का जो इंजेक्शन पिस्टन का डाया जो है, ठीक है, जो कि आपका इंटेंसिफिकेशन एक्यूमुलेटर जो ऑयल देने वाला है उसका डाया कितना है और आपका प्लंजर का डायामीटर कितना है, ठीक है। और जितना आईपी आप बढ़ाओगे उतना ही कास्टिंग प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसको अचीव करने का जो टाइम है वो जो है कम होगा। और इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि हम एक लेस देन 100 मिली सेकेंड के अंदर में जो है ना इसको अचीव करें। आईपी को जो है जो कर्व दिखाती है ना वो ये दिखाती है कि आपने कितने मिली सेकेंड के अंदर में इसको अचीव किया। वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है रेदर देन कि हम कास्टिंग प्रेशर तो लगाएं बट वो अचीव बहुत देर में हो रहा हो। तो उसका जो वैलिडेट जो किया है मैंने कि वो कितने मिली सेकेंड में अचीव होना चाहिए, वो लेस देन 100 मिली सेकेंड में अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। बट कई मशीनें जो आती हैं उसके अंदर में उनके मैनुअल में दिया होता है कि ये 30 से 40 लेस देन 50 मिली सेकेंड जो है ना वो अचीव होना चाहिए। वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि इंडिया के अंदर में जो डाइयाँ चलती हैं ना वो बहुत ही अंडर टनेज डाइयाँ चलती हैं। अंडर टनेज समझ गए कि मतलब 400 टन की डाई है तो यार इसको कैसे भी करके 250 चला दो है ना, 500 चला दो। तो ये भी मालूम है कि तुम्हें जितना पी राइस तुम कम करोगे उतने ही फ्लैश मारने के चांस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो ऑलरेडी अंडर टनेज चल रही है तो वो पी राइस जो है और फ्लैशिंग करेगा। तो इसलिए एक जो वैलिडेट मैंने किया है कि हाँ इसमें रिजल्ट जो है वो ठीक रहते हैं, वो लेस देन 100 मिली सेकेंड के अंदर भी रिजल्ट जो है वो ठीक रहते हैं उसमें। और अगर वैसे देखोगे ना तुम जिन ये तो 100 मिली सेकेंड तो ये हो गया कि पैनल पे दिख रहा है बट जिनके अंदर पैनल नहीं है उनके यहाँ तो वो गेज होता है, उस सुई उठ रही है तो उसको बस उससे मतलब है कि वो तुरंत उठ जा रही है कि नहीं उठ जा रही है ना। तो इतनी जल्दी हम नहीं पता पाएंगे कितने मिली सेकेंड में उड़ गई है वो, है ना। फिर यही देखते हैं कि हाँ बस उड़ गई है यार तुरंत बिना होल्ड किए हुए। तो लेस देन 100 मिली सेकेंड में जो है ना वो पी राइज जो है वो ठीक रहता है आईपी के लिए जो है। ये वैल्यू जो डाली हुई है ये अभी करंट की है या पुरानी है? करंट की करंट की ना 0.1 0.2 ठीक तो है। और ये नहीं पी राइज बता रहा हूँ मैं, कहाँ है पी राइज? 0.05 ये वाला ना 50 मिली सेकेंड वाला जो है हाई स्पीड 2 आईपी। ठीक है तो उन मशीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है 50 मिली सेकेंड 30 मिली सेकेंड जिनकी क्लैंपिंग टनेज जो है ना वो प्रॉपर है उसके अंदर में डाई के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है फिर ही। और क्या है? डाई कूलिंग के बारे में बताओ सर। ये वाला लाइन कूलिंग, स्पॉट कूलिंग और चैनल कूलिंग, जेट कूलिंग तो है चल रही। देखो चैनल कूलिंग और लाइन कूलिंग एक ही बात है इसके अंदर में, है ना। लाइन कूलिंग चैनल कूलिंग वो हो गई जो हम लोग इंसर्ट में चला रहे हैं, इंसर्ट के अंदर में थ्रू आउट चला रहे हैं या फिर यू बना के चला रहे हैं, एक जर्नल इजेक्टर होल्स को बचाते हुए एक पूरी लाइन निकाली है, ठीक है। और होना तो ये चाहिए कि ये चैनल भी जो है ना वो डिसाइड होने चाहिए कि हमारे कास्टिंग का वॉल्यूम है। मान लो जैसे कि एक कैविटी है उसके अंदर में अलग अलग जगह पे अलग अलग वॉल थिकनेस है कास्टिंग की, है ना। तो जहां पे वॉल थिकनेस ज्यादा होगी यानी कि कम एरिया के अंदर में ज्यादा वॉल्यूम ऑफ मेटल जो है फिल हो रहा है उसमें, करेक्ट। तो वहां पे हीट जनरेशन हर शॉट में ज्यादा होगा यानी कि हर शॉट में हीट हमें वहां से रिमूव करनी है ताकि बैलेंस बना रहे। उसी वजह से तो श्रिंकेज जो आता है बल्कि जगहों पे जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा रहता है, जहाँ वॉल थिकनेस ज्यादा रहती है कास्टिंग में वहां पे तो चैनल हमें इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो उस एरिया के अंदर में से हीट जो है ना ज्यादा रिमूव करके लाए। बट चैनल वाली जो कूलिंग है, लाइन कूलिंग जो है वो एक इक्वल हीट जो अमाउंट है ना वो लेके आती है ना। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं इधर से खोल देके पूरा आर पार निकाल दिया उसके अंदर, है ना। उसमें भी कुछ लोग गलती करते हैं जैसे हमारा कास्टिंग का जो मेन होता है एल्युमिनियम का जो वॉल्यूम होता है लोअर टू अपर जाता है, मतलब मैक्सिमम वॉल थिकनेस को हम गेट पे रखते हैं कभी भी कास्टिंग का डिजाइन करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा पतला पार्ट जाता है ऊपर ले जाते हैं हम उसको, कैसा भी पार्ट हो हम उसको उसी हिसाब डिजाइन करते हैं। तो जब हम कूलिंग लगाते हैं तो होल का साइज हर जगह सेम होता है,
निप्पल का साइज हर जगह सेम होता है, होल का साइज अंदर सेम होता है। अगर कूलिंग लगाने वाला ऑपरेटर या जो भी डाइसेटर है अगर गलत लगा दिया, ऊपर से लगा दिया उसने, तो हमें ऊपर तो मेटल का टेम्परेचर कम भी हो जाता है, नीचे में शॉर्ट मारने के बाद मतलब वहाँ इन पे ऊपर से कर दिया। हाँ इन ऊपर से कर दिया, और वैसे भी ऑलरेडी वो ठंडा मेटल वहाँ पहुँच रहा है, करेक्ट हीट मेटल तो हमारे गेट से पहुँच रहा है, करेक्ट हम शॉर्ट गेट पे मार रहे हैं, करेक्ट तो मतलब शॉर्ट से भी तो हमारा वो हीट जनरेट हो रहा है, करेक्ट टेम्परेचर तो हीट जनरेट ही हो रहा है, कहीं पे अगर हम मार भी रहे हैं तब भी वहाँ हीट जनरेट हो रहा है। अब जहाँ पे मोटा पार्ट है वहाँ तो हम डायरेक्ट ठोकर मार रहे हैं, गेट के पास हम डायरेक्ट शॉट मार रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, हमारा हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, दो रीजन से, एक तो मेटल टेम्परेचर की कहना वजह क्या चाह से, रहे हो कि ऊपर से कूलिंग देनी चाहिए या नीचे से? नीचे से कूलिंग देनी चाहिए इसलिए। बट उसके अंदर में होगा क्या कि तुम्हें क्या लग रहा है नीचे से जो पानी जाएगा ऊपर की तरफ फ्लो करेगा ना वो, तो ग्रेविटी से क्या होगा ना कि पानी की स्पीड जो है ना कम हो जाएगी। जब ऊपर से कूलिंग लगाएंगे हम लोग तो स्पीड ज्यादा रहेगी, और कूलिंग के केस में ये ध्यान रखना कभी भी कि वॉल्यूम इतना, वाटर का जो है ना वॉल्यूम वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, स्पीड फ्लो मैटर करती है। तो जब हम ऊपर से लगाएंगे ना तो उसका फ्लो ज्यादा होगा, और पानी जो ऊपर से आएगा वो तुरंत हीट को रिमूव करता हुआ लेके जाएगा। उसमें हमने सर ये नोटिस किया है कि जैसे हमारा पानी अगर ऊपर से रिमूव कर रहा है तो पानी ऊपर ही हीट हो जा रहा है, तो ऊपर का नॉन फिलिंग रोकना मुश्किल हो जाता है, फिर ऊपर ज्यादा जल्दी ठंडा करके आता जल्दी है, ठंडा कर दे रहा है ना। बट वो उसको फिर ऊपर से ऐसे ना देके ना उसके अंदर में या तो यू बना सकते हैं हम लाइन लोग, कूलिंग की बात या कर फिर हम हॉरिजॉन्टल उसको हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन कूलिंग में भी जैसे हम अगर ऊपर से अगर कूलिंग सेट कर रहे हैं तो ऊपर का नॉन फिलिंग तो ठीक है ना, उसमें मान लो तुमने 2 लाइन दी हुई है या फिर 4 लाइन दी हुई है, हाँ हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल भी या ऊपर से भी, वर्टिकली भी, वर्टिकली 4 लाइन दी है, तो तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई इसके अंदर में ये ऊपर नॉन फिलिंग ज्यादा आ रही है इसके अंदर में, तो आप फ्लो नीचे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है तो ऊपर लाइन दी है, फिर बीच में लाइन दी है, फिर ऐसे 4 लाइनें दी हैं गेट के पास, है ना, तो तुम्हें लग रहा है कि ऊपर वाले में ज्यादा कम ठंडा करना है, हीट ज्यादा करना है, तो उसका फ्लो कम कर दो ना, ऊपर वाली लाइन का फ्लो कम कर दो, ऊपर वाला ज्यादा हीट रहेगा, नीचे वाले को पूरा खोल दो उसके अंदर में। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए जब लाइन कूलिंग के अंदर में लगा रहे हैं ना, तो उसके आगे एक छोटे छोटे वाल्व आते हैं, बहुत छोटे छोटे वाल्व आते हैं ऐसे ऑपरेट करने के लिए, वो जरूर लगाने चाहिए, ताकि क्योंकि फिर तो ऑप्शन तुम्हारे पास बचा ही नहीं ना कि पूरे बंद कर दो या फिर चला लो। अगर वाल्व रहेगा उसको कंट्रोल कर। एक क्वेश्चन मेरा भी और है कूलिंग के भाई, कूलिंग डायरेक्ट चलाने में बेटर है या डायफ्राम वाल्व में सेकंड फेज के साथ? कहीं हमें डायफ्राम वाल्व देखो ये नहीं होना तो यही चाहिए कि सिर्फ हम उस समय चलाएं जब हमारा सॉलिडिफिकेशन हो, है ना। बट हमारे इंडिया के अंदर में दिक्कत ये है कि हमारी जो डाइयाँ है ना वो डिजाइन थर्मल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रही है, हमारी डाइयाँ थर्मल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रही हैं, मतलब कि उसके अंदर में जो कूलिंग लाइन है उन पे बहुत कम ध्यान दे के उसको कस्टमाइज करके जो है ना डिजाइन किया जा रहा है। डाई डिजाइन हो रही है सिर्फ फिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, श्रिंकेज के डिफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रही। थर्मल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी तो बिल्कुल उसी समय ही जरूरी है, बस जिस समय सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। हमने एक टाइम में कर रखा ना दो दिन, क्योंकि आइडियल उस समय जिस समय उसमें कैविटी में फिल नहीं हो रही है या उसमें एल्युमिनियम नहीं है, उस समय वो डाई आइडियल है। और आइडियल में कूलिंग करना मतलब उसमें से जो हीट हमने प्री हीट के लिए दी है वो वेस्ट करना है। जैसे हमने सर एक जगह अभी डाई के साथ लगा हुआ है कूलिंग फिक्स के कोर पिन में, जैसे कोर पिन फिक्स आफ्टर डाई क्लोज होने के बाद जो कोर पिन इन करता है, हाँ उसके अंदर जो हमने डाई क्लोजिंग के साथ कूलिंग लगा रखा है, जैसे डाई क्लोज होगा कूलिंग चालू हो जाएगा, डाई ओपन होगा कूलिंग बंद हो जाएगा, उसमें कोर पिन के अंदर में कास्टिंग काटने के बाद ऐसा रिजेक्शन आया है। ये ओवरहीट का है, ओवरहीट का है ना ये, ओवरहीट हो रही है और कूलिंग लगा हुआ उसमें, इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, इसको सेकंड फेज के साथ करते हो बेटर रहता है उसका। नहीं ये तो सेकंड फेज से भी ज्यादा है ना, कूलिंग डाई क्लोजिंग के साथ है ये। डाई क्लोज अंदर रेगुलर चलने दो ना, ये तो ओवरहीट हो रही है ना, इसको अंदर रेगुलर चलने दो, ये हीट ही नहीं रिमूव कर पा रही कोर के अंदर में, तो इसको रेगुलर चलने दो, वो ज्यादा तो ये डिफेक्ट क्या है ये फिर? ओवरहीट का ही है, ओवरहीट का ही है। नहीं ये इसके अंदर में उसको वो बोलेंगे जो
हीट सिंक टाइप का, हीट सिंक बोलेंगे इसको, या कोर पिन ओवरहीट होने की वजह। इसमें क्या है कि इसने कोशिश की है एक ये ब्लिस्टर बनाने की, ठीक है, या अपने आप को अंदर श्रिंक करने की, तो वो ना तो अंदर श्रिंक हो पाई है और ना ही वो ब्लिस्टर बन पाए हैं, वो प्रेस हो गए हैं, वो फूल के वहां पे ना, इस वजह से वो पपड़ी सी नजर आ रही है वहां पे, ओवरहीट की वजह से। तो फिर आप मतलब नए कोर पिन लगा हुआ था, फिर कोर पिन पुराना वाला लगा दिया, फिर सही चल गया? पुराना कोर पिन लगा दिया फिर सही चल गया, तो हो फिर ये सकता खत्म है हो गया। ये पिन की कूलिंग की डायरेक्शन नहीं, इसमें ये केस हो सकता है कि उसका जो मेटल होगा ना वो सही ना हो। सही होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना वो अच्छी रही होगी एज कम्पेयर टू जो ये नई कोर बनी होगी इसके अंदर। ये फर्क हो सकता है, क्योंकि सेम ऐसी ही अगर प्रॉब्लम किसी कोर पिन के, अगर जैसे मशीनिंग हो, इसके पीछे श्रिंकेज निकले, तो उसमें क्या करते हैं वो कि हीट को कम करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए उसमें हम लोग जो है फिर वो लगाते हैं अलग मेटल की, जैसे कॉपर टाइटेनियम की लगा दी, या फिर अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी की स्टील की जो है ना पिन हमने लगा दी उसमें। फिर वो भी देखना था एक बार, मशीन कहाँ है? अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना तुम्हारे? क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन था ना सर, ये जो पिस्टन डाया लेते हैं कास्टिंग प्रेशर के लिए, वो पिस्टन कौन सा है, इंजेक्शन पिस्टन है या सिलेंडर पिस्टन? कास्टिंग प्रेशर के लिए? हाँ, कास्टिंग प्रेशर के लिए जिन मशीनों के अंदर में 2 एक्यूमुलेटर होते हैं, जिन मशीनों में 2 एक्यूमुलेटर है, इंटेंसिफिकेशन के लिए अलग और हाई स्पीड के लिए अलग, तो जो आईपी का जो एक्यूमुलेटर होता है उसके नीचे में ही जो है ना अलग से पिस्टन होता है, अलग से पिस्टन होता है, और इंजेक्शन पिस्टन और उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, जो आईपी के लिए काम करता है, और ये होता है नॉर्मल इंजेक्शन पिस्टन, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के लिए काम करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मशीन टनेज के हिसाब से गैप रहता है, मतलब 100 से मतलब 300-400 mm तक जो है ना गैप रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑयल रहता है बीच में, यहाँ पिस्टन है ये, तो ये पिस्टन पे इधर से आईपी वाले ने प्रेशर डाला, ये फिर इस फ्लूइड को जो है नीचे ऑयल, बीच में जो ऑयल है इसको आगे प्रेस करेगा, उस ऑयल से ये पिस्टन जो है मूव होता है ज्यादा प्रेशर से। ये क्योंकि जटाई में अंदर प्रोग्राम में डले हैं ऑटोमेटिक 560 टन में 160 का डाया है, उसमें लिखा है एक्यूमुलेटर पिस्टन डाया लिखा है, कितना हो? 560 टन में 130 ना 160 का है। और तो 2.25 से लेके 2.5 तक का डिफरेंस होता है डायमीटर में। अगर ये 100 का है तो ये लगभग 250 या 200 mm का डाया होगा, ऐसा। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है सर, चलो खाना खाते हैं।